444 रियासतें, यही पिछड़े वर्ग के लोगों। नमस्ते भारत। आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा, स्कूल में रट्टा भी मारा होगा कि भारत की आजादी के समय 565 देशी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको भारत में मिला दिया था। लेकिन हमारे देश के नेताओं के पास एक ऐसी दूरबीन है जो सीधे 1947 में झांक लेती है। हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश में अभी गृह मंत्री में, इनको कम मत आकिए भैया, इनका एक बयान आया है। इन्होंने फरमाया है कि इन 565 रियासतों में से 444 रियासतें ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की थी। हे भगवान, ऐसा बकलोल मंत्री हमारे देश से मिलते हैं। मतलब भाई साहब, कहाँ तो देश में जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक सिर फुटौल मची है। सरकारें कह रही हैं कि ओबीसी का डेटा जुटाना मुश्किल है, और यहाँ हमारे नरोत्तम जी, मंत्री जी कहिए, नरोत्तम जी मत कहिए, नहीं तो संविधान बुरा मान जाएगा भैया। मतलब मंत्री जी किसी रजिस्टर से नहीं, सीधे इतिहास की छाती पर पैर रखकर 444 का आंकड़ा निकाल दिया। वाह मंत्री जी वाह, क्या बात है। आपका कैलकुलेटर नासा से आया है या सीधे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मनगढ़ंत विज्ञान से? इतना सटीक डेटा तो वो दादाजी भी नहीं देते जो सुबह सुबह पार्क में बैठकर बताते हैं कि हमारे ज़माने में 1 रुपये में 50 किलो घी मिलता था। भाकरे बुड़बक कहीं का 50 किलो घी मैंने बह रहा था कहा। आइए आज नरोत्तम जी के इस इतिहास ब्लंडर का ऐसा रोस्ट करते हैं, इतिहास भी हंस पड़े और भूगोल भी ताली बजाए। भैया चलिए पहले नरोत्तम जी के गणित को समझते हैं। 565 में से 444 घटाओ, बचते हैं 121। यानी नरोत्तम जी के मुताबिक पूरे देश के राजपूत, मराठा, सिख, मुस्लिम, नवाब और दक्षिण भारत के सारे राजा मिलाकर सिर्फ 121 रियासतों पर राज कर रहे थे, और बाकी 444 पे ओबीसी। वाह, अरे रुकिए, अभी इनका पोस्टमार्टम करना है भैया। नरोत्तम जी, सॉरी मंत्री जी, राजा महाराजाओं के दौर में मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था भैया। उस समय राजा बनने के लिए फार्म नंबर बी भरकर जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखाना पड़ता था। वहाँ सीधे तलवार चलती थी महाराज जी। जो जीता वहीं सिकंदर, और जो हारा वो इतिहास की किताबों से बाहर। समझ रहे हैं चीज़ों? अब इतिहास का सच जानिए। सच्चाई ये है कि इन 565 रियासतों में से लगभग 300 से ज़्यादा रियासतें अकेले राजपूत राजवंशों की थी। किसका? राजपूत राजवंशों की थी। उसमें किसका था? सिसोदिया थे, राठौड़ थे, कचवाहा थे और भाटी थे। इसके बाद मराठा समुदाय, सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ और भोसले। सिख में थे पाटियाला, नाभा और जिंद। मुस्लिम नवाब थे हैदराबाद, भोपाल और जूनागढ़, और ब्राह्मण शासक थे काशी और सांगली। अब आप ही बताइए नरोत्तम जी, सॉरी मंत्री जी, भाई मंत्री जी, क्या जयपुर के महाराज मान सिंह या ग्वालियर के सिंधिया जी आपके इस 444 वाले ओबीसी कोटे में आते हैं? अगर सिंधिया जी को पता चला ना तो वो बीजेपी ऑफिस आकर बोलेंगे कि महाराज पार्टी बदली थी, जाति नहीं बदली थी महाराज, सिंधिया जी को ओबीसी कर दिए। भाई महाराज कहीं के। चलिए थोड़ा इनका नरोत्तम जी को, सॉरी मंत्री जी को थोड़ा समझाते हैं। भैया मंत्री जी, 444 की संख्या गिनी है ना, इसके पीछे की मासूमियत को समझिए पहले। नरोत्तम जी ने शायद इतिहास की किताब का सिर्फ पहला पन्ना ही पढ़ा है, जहां लिखा था 565 रियासतें। वो किताब खोली, 565 पढ़ लिया, इसके बाद गिन लिए होंगे 444 45 होंगे इधर। अरे भैया, उन्होंने सोचा होगा कि 565 रियासतें मतलब 565 बड़े बड़े महल, 565 हाथी घोड़े और 565 मुकुट पहने हुए राजा। अरे मंत्री जी, थोड़ा पन्ना पलटते तो पता चलता कि रियासतें कैसी कैसी थी। अब सबसे बड़े रियासत का जिक्र करते हैं। भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। क्षेत्रफल था करीब 82,000 वर्ग मील, जो आज के पूरे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी बड़ा था। वहाँ के राजा थे निजाम उस्मान अली खान। दूसरी सबसे बड़ी थी जम्मू कश्मीर,
जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। नाम हरि सिंह समझ रहे हैं ना सिंह लगा है, इसका मतलब राजपूत, सॉरी। तीसरी भी मैसूर, जिसके राजा थे वड़ियार राजवंश। ये भी समझ ही रहे, जब राजवंश लगा हुआ है तो कौन है, ओबीसी नहीं है भैया, दिमाग सही कर लेना। अब आते हैं सबसे छोटी रियासतों पे, जिसे देखकर हमारे नरोत्तम जी, सॉरी मंत्री जी का दिल बाग बाग हो जाएगा भैया, बाग बाग। दोस्तों, गुजरात के काठियावाड़ यानी जो अभी सौराष्ट्र क्षेत्र में अकेले 200 से ज्यादा रियासतें थीं। इनमें से कई रियासतें कैसी थी पता है आपको सुन के आपको दिल भी बाग बाग हो जाएगा। 1 एकड़ या 2 एकड़ की थी। समझ रहे हैं 1 एकड़ कितना हो? चलिए नहीं समझ रहे हैं तो हम बता देते हैं भैया। आपने जो सुन रहे हैं 1 एकड़, ये 1 एकड़ इतना ही बड़े मैदान में आज विराट कोहली छक्का मारते हैं, उतनी बड़ी तो पूरी रियासत होती थी भैया 1 एकड़ वाली। समझ रहे हैं, जितने मैदान में हमारे विराट कोहली खेलते हैं। वहाँ के राजा सुबह उठकर अपनी महल की खिड़की से थूकते थे तो थूक पड़ोसी देश में गिर जाता था, यानी दूसरी रियासत में। और भैया एक रियासत थी जिसका नाम था हिंडोल, या कुछ छोटे ठिकाने जिसकी आबादी कुल 20 या 50 लोगों की थी। यानी राजा रानी, उनका बेटा, 2 नौकर और 1 वफादार कुत्ता, लो बन गई भैया रियासत। वहाँ का राजा खुद ही टैक्स वसूलता था, खुद ही पुलिस था और खुद ही चोर को पकड़कर अपने ही बेडरूम में बंद कर देता था। इतनी बड़ी बड़ी रियासतें थी भैया। आज के दिन में 20 लोग तो भैया एक घर में होते हैं, उतना ही बड़ी रियासतें समझ लीजिए। अब इन रियासतों का खेल हम आगे समझेंगे, वीडियो में बने रहिए। अब नरोत्तम जी ने क्या किया, सॉरी मंत्री जी ने क्या किया भैया, नहीं तो मंत्री जी बुरा मान जाएंगे, मंत्री लगाया करिए, ठीक है मैं मंत्री लगाऊंगा भैया। उन्होंने इन छोटे छोटे खेतों, जागीरों, कुओं और बावड़ियों के मालिकों को भी 565 रियासतों के राजा के लिस्ट में जोड़ दिया। और चूंकि ग्रामीण इलाकों में जमींदार या छोटे जागीरदार ओबीसी या अन्य स्थानीय जातीय के होते थे, तो मिश्रा जी ने सबको उठाकर राजा घोषित कर दिया। भाई साहब, अगर इस हिसाब से राजा तय होने लगे तो आज के डेट में पंजाब और हरियाणा के कई जाट भाइयों के पास 50-50 एकड़ जमीन है, वो तो सीधे सम्राट घोषित हो जाने चाहिए। अरे भैया बुद्धि कहाँ से लाते हो मंत्री जी, सॉरी मंत्री जी। अब आपको समझाते हैं कि नरोत्तम जी के 444 के आंकड़े का असली झोल क्या है। इतिहास में रियासतें यानी प्रिंसली एस्टेट और जागीर या ठिकाना यानी ई एस्टेट जागीर में फर्क होता है। अंग्रेजों के ज़माने में सिर्फ 118 से 120 रियासतें ऐसी थी जिन्हें सैल्यूट एस्टेट कहा जाता था, यानी जिन्हें तोपों की सलामी मिलती थी। जैसे हैदराबाद को 21 तोपों की, जयपुर को 17 तोपों की। बाकी जो 400 से ज़्यादा रियासतें थी वो असल में रियासतें थी ही नहीं, वो बड़ी रियासतों के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे ठिकाने या जागीरें थी। उदाहरण के लिए जयपुर या जोधपुर की एक बड़ी रियासत थी। अब उस एक बड़ी रियासत के अंदर 50 छोटे छोटे गांव के जमींदार होते थे जिन्हें राजा टैक्स वसूलने का अधिकार देते थे। इनमें से अहीर, गुज्जर, जाट, कुनबी, कोली जैसे वीर और मेहनती जातियों के लोग शामिल होते थे, जो अपनी जमीन के मालिक भी होते थे और उस समय और जमीनों के टैक्स भी वसूल कर इन रियासतों को देते थे। नरोत्तम जी ने क्या किया, उन्होंने मिस्र भेज यानी बिरयानी बना दी। उन्होंने बड़ी रियासत के राजा और गांव के पटिवारी जो जमींदार थे सबको एक ही तराजू में तौल दिया। अरे भैया, ये तो वही बात हो गई कि रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी भी बिजनेसमैन है और हमारे नुक्कड़ पे शर्मा जी जो कि पान दुकान चलाते हैं वो भी बिजनेसमैन। कल को नरोत्तम जी आकर कहेंगे कि देश के 99% बिजनेसमैन तो शर्मा जी हैं और 1% में रिलायंस वाले हैं। भैया कुछ जो होता है ना, टर्नओवर भी कंपनी का देखा जाता है, समझ रहे हैं ना। ऐसे बकलोली मत करिए गृह मंत्री जी। अब सवाल ये उठता है कि मंत्री जी जैसे वरिष्ठ नेता को अचानक 1947 के रियासतों में ओबीसी ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी। बात बहुत सिंपल है भैया दोस्त, वोट बैंक का गणित है महाराज। आज के समय में हर राजनीतिक पार्टी को ओबीसी वोट चाहिए, अच्छी बात है, प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए,
लेकिन उनके लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना कहाँ की समझदारी है भैया? हैं? नरोत्तम जी अगर राजा ओबीसी समाज के थे तो फिर ओबीसी समाज सदियों से पिछड़ा कैसे रहा? राजा तो शोषक के खिलाफ लड़ता है, जनता का भला करता है। अगर 444 राजा ओबीसी के थे तो फिर देश में ओबीसी आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इतिहास गवाह है कि हमारे ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज के लोगों ने हल चलाकर, मेहनत करके और सेना में सैनिक बनकर इस देश को सींचा है। उन्होंने जबरदस्ती का राजा बनाकर आप उनकी सदियों की मेहनत और संघर्ष का मजाक उड़ा रहे हैं। नेताओं की आदत होती है वो इतिहास की कब्र खोदकर उसमें से अपने फायदे का मुर्दा ही निकाल लेते हैं। कल को कोई नेता आकर कहेगा कि सिकंदर महान असल में मेरठ का रहने वाला था और उसका असली नाम सुखविंदर था, तो हैरान मत होइएगा भैया। ये सब वोट बैंक और चुनाव के लिए चलते रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है ना बहुत कुछ बातें करते हैं, सब पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो लब्बू लुआब ये है मेरे प्यारे दर्शकों कि नरोत्तम मिश्रा जी का बयान ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह फर्जी और राजनीतिक रूप से सुपरहिट होने का नाकाम कोशिश है। 565 रियासतों का सच ये है कि भारत विविधताओं का देश था, जहां हर जाति धर्म के लोगों का अपना योगदान था, लेकिन उसे चुनावी फायदे के लिए 444 के आंकड़े में समेट देना घोर कलयुग है। कलयुग तो कोई मानता ही नहीं भैया। सरदार पटेल और सर BN राव जैसे संविधान के शिल्पकारों ने जब इस देश को एक किया तब उन्होंने जातियों के आधार पे रियासतें नहीं जोड़ी थी, उन्होंने भारत माता के टुकड़े को एक अखंड भारत बनाने के लिए जोड़ा था। काश हमारे आज के नेता भी जोड़ने की राजनीति करते, न कि इतिहास की रियासतों में भी जातियों का बंटवारा करते। अगर आपको नरोत्तम जी के इस ज्ञान का ये पोस्टमार्टम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दबाकर शेयर करिए, ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों तक भी ये सच पहुंच पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ इतिहास का सच मिलता है, नेताओं का रायता नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव।